स्वागत है। आज हमारे पास एशिया महाद्वीप पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ नक्शे हैं और इन्हें देखकर पहली बात जो दिमाग में आती है वो है इसका विशाल आकार। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल। आंकड़े देखें तो इसका आकार हैरान कर देने वाला है। लगभग 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जिसमें 51 देश समाये हुए हैं। लेकिन इन स्रोतों में सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है कि एशिया और यूरोप, जिन्हें हम दो अलग अलग महाद्वीप मानते हैं, वो तकनीकी रूप से हैं ही नहीं। वो एक ही विशाल भूखंड का हिस्सा है, जिसे भूगोलवेत्ता यूरेशिया कहते हैं। अच्छा, तो ये जो यूरोप और एशिया का बंटवारा है, ये असल में जमीन पर है ही नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर चलिए, आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही रखते हैं, ये समझना कि एशिया का विशाल और विविध भूगोल इसकी संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक भूमिका को कैसे आकार देता है। और शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि अगर ये एक ही जमीन है तो फिर ये बंटवारा हुआ कैसे? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसका जवाब भूगोल से ज्यादा इतिहास में छिपा है। स्रोत बताते हैं कि यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर मिलकर एक तरह की काल्पनिक या कहें सांस्कृतिक रेखा बनाते हैं, जो यूरोप और एशिया को विभाजित करती है। यह विभाजन भौतिक से कहीं ज्यादा ऐतिहासिक है। शायद इसीलिए एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। दुनिया की कुछ सबसे पुरानी और महान सभ्यताएं, जैसे सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता, जो आज के इराक में दजला फरात नदियों के किनारे फली फूली, वो सब यहीं जन्मी। यानी हम जिसे नक्शे पर एक लकीर समझते हैं, वो असल में हजारों साल के इतिहास और संस्कृति की देन है। अब अगर हम इसके आकार पर वापस लौटें, तो इन नोट्स के हिसाब से क्षेत्रफल में रूस, चीन और भारत इसके सबसे बड़े देश हैं। और यहाँ एक और पेंच है, रूस तो यूरोप में भी फैला हुआ है। हाँ, रूस और तुर्की ये दो ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीपों पर बसे हैं। इनकी जमीन और पहचान दोनों ही यूरोप और एशिया से जुड़ी हुई हैं। अगर हम महाद्वीप की चरम सीमाओं को देखें तो यह इसके विस्तार का सही अंदाजा देता है। आपके नोट्स के अनुसार सबसे पूर्वी देश जापान है, जिसे उगते सूरज का देश भी कहते हैं। सबसे पश्चिमी सीमा तुर्की बनाता है। सबसे उत्तर में रूस का बर्फीला साइबेरिया है और सबसे दक्षिण में हजारों द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। इस विशाल फैलाव में जाहिर है कि बड़े बड़े सागर और झीलें भी होंगी। यहाँ एक बहुत रोचक जानकारी है। काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, इन तीनों के नाम में सागर लगा है, लेकिन इन दस्तावेजों के मुताबिक इनमें से दो असल में सागर हैं ही नहीं, बल्कि झीलें हैं। ये बिल्कुल सही है और ये भूगोल की एक बहुत ही दिलचस्प बारीकी है। देखिए, काला सागर जो है वो डार्डनेलेस और बोस्फोरस जलडमरू मध्य के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ा है, इसलिए वो एक समुद्र है। लेकिन कैस्पियन और अरल सागर चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं। उनका पानी किसी खुले महासागर में नहीं मिलता, इसीलिए अपने विशाल आकार के बावजूद वे तकनीकी रूप से झीलें हैं। असल में कैस्पियन सागर तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नाम में सागर है, आकार इतना बड़ा, फिर भी वो एक झील है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैस्पियन सागर के किनारे बसे देशों के पास अपनी कोई सीधी समुद्री पहुंच नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो भूगोल का विरोधाभास है। स्रोत बताते हैं कि कैस्पियन सागर के तट पर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस जैसे देश हैं। वहीं अरल सागर से केवल दो देश सीमा बनाते हैं, उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान। अब कजाकिस्तान को ही ले लीजिए। आपके नोट्स में यह भी लिखा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा भू आवेष्टित यानी लैंडलॉक देश है। कमाल है। तो इसका मतलब है कि कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी झील के किनारे होकर भी समुद्र से पूरी तरह कटा हुआ है। ये तो भूगोल का एक क्रूर मजाक जैसा लगता है। इसके तो व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरे असर पड़ते होंगे। निश्चित रूप से ये कजाकिस्तान को समुद्री व्यापार के लिए अपने पड़ोसियों, खासकर रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर बना देता है। यह उसकी पूरी विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो एक तरफ जहां जमीन से घिरा होना एक बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ एशिया की असली ताकत इसके हजारों द्वीपों और प्रायद्वीपों में भी दिखती है।
चलिए पूर्व की ओर चलते हैं, जापान की तरफ, जो पूरी तरह से द्वीपों पर बसा एक देश है। हाँ, जापान के बारे में स्रोत में लिखा है कि मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीपों पर बसा है। बस 4 द्वीपों के नाम गिना देना तो एक तरह की टेक्स्ट बुक जानकारी हो जाएगी। क्या इनमें कुछ खास अंतर है? उत्तर में है होकाइडो, जो अपनी कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के लिए जाना जाता है। फिर आता है होन्शु, जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है, और इसी पर राजधानी टोक्यो स्थित है। फिर हैं शिकोकू और क्यूशु। क्यूशु दक्षिण में है और यहाँ की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। तो एक ही देश में आपको बर्फीले पहाड़ों से लेकर गर्म समुद्री तट तक मिल जाते हैं। और स्रोत में द्वितीय विश्व युद्ध का भी जिक्र है। ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है कि परमाणु हमले झेलने वाले शहर हिरोशिमा और नागासाकी किन द्वीपों पर हैं। जी, हिरोशिमा होन्शु के दक्षिण पश्चिम में है और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। इतिहास को भूगोल से जोड़कर देखने पर चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। अब जापान से थोड़ा और दक्षिण की ओर देखें तो फिलीपींस आता है, और इन नोट्स के मुताबिक यहीं पास में पृथ्वी की सबसे गहरी जगह मैरियाना गर्त यानी मरियाना ट्रेंच है। 11 किलोमीटर की गहराई का आंकड़ा तो है, लेकिन इसे समझना मुश्किल है। क्या कोई तुलना है जिससे हम इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकें? बिल्कुल। सबसे आम और असरदार तुलना माउंट एवरेस्ट से की जाती है। अगर आप दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा डाल दें, तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से लगभग 2 किलोमीटर नीचे होगी। मतलब वो पूरा का पूरा डूब जाएगा और ऊपर से 2 किलोमीटर पानी और होगा। अविश्वसनीय। इसका मतलब है कि हमारे ग्रह पर सबसे ऊंची जगह से भी ज्यादा गहरी एक जगह मौजूद है, और वो भी समुद्र के नीचे। ये प्रशांत महासागर में कैरोलाइन द्वीप समूह के पास स्थित है। वाकई प्रकृति के चमत्कार हैं ये। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, जिसे इन नोट्स में द्वीपों का देश कहा गया है। और ये लाम बिल्कुल सटीक है। इंडोनेशिया कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि 13,000 से ज्यादा द्वीपों का एक विशाल समूह है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि आबादी केवल 6,000 द्वीपों पर ही रहती है। इसका सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प भू राजनैतिक तथ्य भी छिपा है। वो क्या है? बोर्नियो द्वीप पर सिर्फ इंडोनेशिया का अधिकार नहीं है। ये दुनिया के उन गिने चुने बड़े द्वीपों में से एक है जो कई देशों में बटा हुआ है। इसका लगभग 73% हिस्सा इंडोनेशिया का है, जिसे वे कालीमंतन कहते हैं। बाकी हिस्से पर मलेशिया और एक छोटा सा अमीर देश ब्रुनाई स्थित है। एक ही द्वीप पर 3 देशों का होना ये अपने आप में सहयोग और जटिलता का एक अनूठा उदाहरण है। ये तो सच में बहुत अनोखा है। तो हमने महाद्वीप की सीमाओं, झीलों के रहस्यों और द्वीपों की विशिष्टताओं को देखा। अब इन स्रोतों में कुछ आर्थिक और सांस्कृतिक तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ हैरान करने वाले आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि एशिया दुनिया की फैक्ट्री और संसाधनों का केंद्र क्यों है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है। सोचिए, दुनिया भर की गाड़ियों के टायर बनाने के लिए रबड़ का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। और चीन का जिक्र है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश है, साथ ही गेहूं और चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक। ये तो सीधे सीधे दुनिया की आबादी का पेट भरने से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। और भारत के बारे में 2 बहुत अलग अलग तथ्य हैं। पहला, भारत दुनिया का सबसे बड़ा अभ्रक मतलब माइका उत्खनित करने वाला देश है। ये वही चमकीला खनिज है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मेकअप के सामान तक में होता है। और दूसरा तथ्य जो थोड़ा अलग है, वो ये कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर हैं। ये डाकघर वाला तथ्य मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये भारत के विशाल आकार और इसकी जटिल सामाजिक संरचना के बारे में बहुत कुछ कहता है। लाखों गांवों तक पहुंचने के लिए जहां शायद आज भी इंटरनेट उतना मजबूत नहीं है, ये डाकघर सिर्फ चिट्ठियां नहीं बल्कि पैसा, सरकारी योजनाएं और एक तरह से पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की रीढ़ की हड्डी है। और देखिए, सिर्फ उत्पादन ही नहीं, प्रकृति के चरम भी यही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह भी एशिया में ही है। भारत के मेघालय में स्थित मासिनराम, जहां औसत वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। 1187 सेंटीमीटर। इसकी तुलना कैसे करें? मतलब दिल्ली की औसत बारिश करीब 70-75 सेंटीमीटर होती है। ये तो उससे 15 गुना से भी ज्यादा है। जी। एक ही महाद्वीप में कहीं रेगिस्तान है तो कहीं दुनिया की सबसे ज्यादा नमी। अब इन स्रोतों में एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज का जिक्र है, स्वेज नहर। इसने तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था।
इसने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को कैसे बदला? बिल्कुल। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ था। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति थी। इसके बनने से पहले यूरोप से एशिया आने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाकर दक्षिणी सिरे उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप से होकर आना पड़ता था। और वो रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो एक बहुत लंबा, महंगा और तूफानों से भरा खतरनाक रास्ता था। स्वेज नहर ने उस रास्ते को लगभग 7000 किलोमीटर छोटा कर दिया है। इसने यात्रा का समय हफ्तों कम कर दिया, लागत घटा दी और व्यापार को बहुत ज्यादा सुरक्षित बना दिया। इसने वैश्विक व्यापार की पूरी गतिशीलता ही बदल दी। आज जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उसकी नींव रखने में इस नहर का बहुत बड़ा हाथ था। तो आज की इस पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि एशिया सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं है। ये भौगोलिक विविधताओं, प्राचीन सभ्यताओं और वैश्विक रिकॉर्डों का एक जीता जागता खजाना है।